हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, बोले भारत का कोविड प्रबंधन सराहा गया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले वे जिन्ना के उपासक, हम सरदार पटेल के पुजारी। जयंत चौधरी ने ठुकराया बीजेपी का प्रस्ताव, बीजेपी ने दिया था गठबंधन का प्रस्ताव, बोले मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलटूंगा। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग में किए रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन, गृह मंत्री ने किया डोर टू डोर कैंपेन। रुक करते अब खबरों का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पहले सिविल लाइन पहुंचा और इसके बाद सीएम मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे। सीएम ने यहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का कोविड प्रबंधन सराहा गया। वहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर भारी पुलिस बल भी इस मौके पर तैनात रहा। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की थर्ड वेव वर्तमान में पूरी दुनिया में है। कोरोना के प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना में जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां धरती पर जान न्यौछावर करते हैं। बता दें कि एक चुनाव प्रचार के दौरान सपा अध्यक्ष ने जिन्ना को लेकर बयान दिया था। इसके बाद से विधानसभा चुनावों में जिन्ना की एंट्री हुई थी। वहीं चीन और पाकिस्तान को लेकर भी अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं। अब इसे सीएम योगी के अखिलेश यादव पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। 2012 से 2017 के बीच 18,000 आवास जारी किए गए, लेकिन किसी को मिले नहीं थे। हमारी सरकार में 43 लाख से ज्यादा लोगों को आवास मिला। क्या ये गरीब नहीं थे? पहली कोरोना वेव में 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया गया। तीसरी वेव में 3 करोड़ लोगों को भरण पोषण भत्ता दिया गया। क्या वो दलित, पिछड़े, वंचित नहीं हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को साथ आने का न्यौता दिया। हालांकि चौधरी ने लगे हाथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। ये परीक्षा की घड़ी है, भाईचारा होगा तो सभी को फायदा होगा। बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में जाट वोटों को साधने के लिए इलाके के जाट नेताओं से बैठक की थी। न्योता उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूँगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बीच नेताओं की बयानबाजी भी तेज है। वहीं बदायूं में शेखुपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फरहा नईम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। फरहा नईम ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। नईम ने कहा कि जिला इकाई में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहीं फरहा नईम ने चुनाव लड़ने से मना करने के बाद कांग्रेस ने बदायूं में शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता देवी प्रजापति को मैदान में उतारा है। साथ ही आपको बताते चले कि पार्टी उम्मीदवार फरहा नईम ने जिला पार्टी अध्यक्ष ने कथित अनुचित टिप्पणी पर इस्तीफा दे दिया। महिलाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से मैंने टिकट की दावेदारी करी और मैंने लड़ाई करी, ओंकार सिंह ने उसको रोकने के लिए मेरे चरित्र पर लेकर कीचड़ उछाली, महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है मुसलमानी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाए, जबकि हर जाति का वोट कांग्रेस को चाहिए, हर बिरादरी चाहिए। लेकिन ओंकार सिंह ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हर तरीके से टिकट को रोकने की। तो आज मैं चाहती हूँ कि ओंकार सिंह जैसे
के लोग इस संगठन में मौजूद हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं। लोकल बनाम शहरी भी इस क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है। जहां स्थानीय लोग यहां नौकरी ना मिलने का आरोप विधायक पर लगाते हैं, वहीं शहरी लोग स्थानीय को 40% मौका देने से नाराज है। विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6 लाख से ज्यादा वोट है। इस बार अभी तक 78,000 शहरी वोट बन चुका है। ऐसे में पूरी विधानसभा का समीकरण दादरी के गुजर बाहुल्य न रहकर शहरी बनाम लोकल बनता जा रहा है। दादरी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने राजकुमार भाटी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनसे बात की हमारी संवाददाता दिव्या तिवारी ने। अभी हमारे साथ दादरी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटी, और हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर में वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनसे उनको लगा कि ये मुद्दा मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के जिससे आपको लगा कि हाँ, अगर मेरी सरकार सत्ता में आएगी तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ही ठीक कर सकता हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे 2017 में, वो तो एक भी मुद्दा हल नहीं कर पाए। तो ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है क्या मुद्दा हम हल कर पाएंगे। सारे मुद्दे जो कि तो बरकरार हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है सबसे पहले शिक्षा और रोजगार। हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी ज़मीनों पर नई इंडस्ट्रियल सिटी बस रही है और हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलते, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरे, जिन किसानों की ज़मीनें एक्वायर हुई है उनके 64% के मुआवजे अटके हुए हैं, उनके 10% आबादी के प्लॉट अटके हुए हैं, उनकी लीज बैक अटकी हुई हैं। और किसान, इस ज़िले में 20 आंदोलन किसानों के अलग अलग चल रहे हैं। दादरी तहसील में, उधर बोड़ाकी में, पल्ला में, उधर ग्रेटर नोएडा में, उधर जो नोएडा में, जगह जगह इधर एनटीपीसी में, एनटीपीसी से प्रभावित 23 गांव अलग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मतलब सत्ता में आपकी सरकार आती है तो मतलब आप जो अभी कोरोना के टाइम में जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम जो है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, तो उस पर किस तरह से काम करेंगे आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती है, आप इतिहास उठा के देख लें, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा काम होता है। अखिलेश यादव जी ने हमारे ज़िले को 2 मेडिकल कॉलेज दिए, एक ग्रेटर नोएडा में जिम्स, एक नोएडा में। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को 1800 एम्बुलेंस दी, फ्री एम्बुलेंस सेवा 108। योगी जी एक भी एम्बुलेंस नहीं दे पाए, जो हम अखिलेश यादव जी ने दी थी उनमें डीजल तक नहीं डलवा पाए, वो अब खड़ी हैं। अगर सड़कें, पानी, बिजली की बात करें तो उस पर किस तरह से समाजवादी पार्टी काम करेगी अगर सत्ता में आती है तो? बिजली उत्पादन 2012 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। जब उन्होंने सरकार छोड़ी 12,000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। उन्होंने नए प्लांट लगाए, बिजली के प्लांट। योगी जी ने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की। बिजली के बिल जरूर 5 गुने 6 गुने बढ़ा दिए। समाजवादी पार्टी की घोषणा है। और अखिलेश जी ने सौर ऊर्जा के लिए बहुत काम किया। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम हमारे पास सीमित मात्रा में है। अगर हम विकल्प नहीं, ये वो विजनरी नेता हैं, वो इन बातों को समझते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बंटाधार कर दिया, बिजली के बिल बढ़ाए। अखिलेश यादव जी की, हमारी समाजवादी पार्टी की घोषणा है कि सरकार आएगी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल का भी फ्री देंगे। पिछली बार सरकारी ट्यूबवेल का फ्री किया था। तो बिजली का उत्पादन का क्षेत्र हो, सड़क बनाने का काम हो, अखिलेश यादव ने 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा था। ये एक ज़िले को नहीं जोड़ पाए। अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनाया, जो देश का आज भी सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। 5 शहरों को मेट्रो दी। तो काम अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ही कर सकती है। बीजेपी ने विनाश किया है प्रदेश का, लोगों को लड़ाया, नफरत फैलाई है, गुटबाजी की है, जातिवाद किया है, सांप्रदायिकता फैलाई है। इसलिए लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और इस पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ दादरी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजकुमार भाटी। अब ये वक्त बताएगा कि सत्ता में किसका पंचम लहराता है, सत्ता में किसकी सरकार आती है। मैं दिव्या तिवारी, हर्पल न्यूज़, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची फाइनल हो गई। आपको बता दें कि नाम वापसी का समय खत्म होने के बाद जिला निर्वाचन विभाग ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया। वहीं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 39 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसमें नोएडा से 13, दादरी से 14 और जेवर से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। रामपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। फिलहाल रामपुर का चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई है कि इस बार रामपुर के चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से रामपुर पर काबिज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान फिलहाल जेल में है। वहीं हाल ही में जमानत पर हुई रिहाई के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां उन्हें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने पिता आजम खान के लिए भी चुनाव प्रचार करना है। रामपुर की नगर विधानसभा 37 से समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका नामांकन सीतापुर जेल में ही कराया गया और कल उनके प्रस्तावक ने नामांकन पत्र रामपुर में दाखिल कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीखें नजदीक आने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क करना तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीएसपी प्रत्याशी कायम रजा अपने क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और उनसे अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। उन्होंने अपने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नंदाखेड़ा में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क में पूर्व सभासद प्रत्याशी नजीर अहमद उर्फ नज्जू की ओर से बीएसपी प्रत्याशी कायम रजा को क्षेत्रीय जनता से मिलवाया गया और उन्हें बीएसपी प्रत्याशी कायम रजा के लिए वोट करने की अपील की गई। अभी तो तक कोई प्रत्याशी ही नहीं आया है हमारे सामने, तो हम किसको माने कि हमारे सामने कोई लड़ रहा है। अभी तो हम अकेले लड़ रहे हैं, अभी जब प्रत्याशी आए तब देखा जाए। बाकी जब हमारी जनता हमको जिता के भेजेगी तो सबसे पहले जो हमारी बहनों ने माताओं ने कहा है, ये गंदगी और नाली और सड़क का काम सबसे ज़्यादा इस पश्चिम विधानसभा में है। जो रास्ते गली इतने ख़राब हैं और पानी का भराव, पानी पीने की समस्या है, वो समस्याएं पहले सबसे पहले हम दूर करेंगे इस विधानसभा में। बुलंदशहर में वोट के बदले नोट के मामले में राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नोट बांटता नजर आया। बता दें कि शिकारपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री अनिल शर्मा का बेटा कुश शर्मा पिछले 3 दिन पहले क्षेत्र में मतदाताओं को 100-100 रुपए बांटता हुआ नजर आया था। मंत्री के बेटे की ओर से रुपए बांटने के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के गाजियाबाद में दहेज के लिए हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ससुराल जनों ने पहले नवविवाहिता का कत्ल कर दिया, जिसके बाद अपहरण का ड्रामा भी रचा। पुलिस ने कत्ल की इस ब्लाइंड गुत्थी को सुलझाया तो मृतका का पति और सास ससुर सलाखों के पीछे पहुंच गए। बता दें कि मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके का है, जहां बेहद खौफनाक तरीके से कत्ल की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पहले खुद पति ने नई नवेली पत्नी का कत्ल किया, फिर अपने माँ बाप के सामने ही उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को नदी और जंगल में फेंकाया। इसके बाद शातिर पति और ससुराल वालों ने पुलिस से बचने के लिए मृतका के अपहरण की झूठी कहानी पुलिस को सुनाई, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस पूरे मामले को सुलझाकर असली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कोतवाली क्षेत्र में स्थित संत कुटीर आश्रम डमरुआ कांड में 5 साल से फरार चल रही इनामिया प्रमिलिया बाई उर्फ पारुल गोयल को एसटीएफ लखनऊ की मदद से बस्ती पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली में प्रमिला बाई के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज है। 26 जनवरी को धरपकड़ के बाद कोतवाली पुलिस उसे लेकर बस्ती पहुंची। इसके पहले एसटीएफ की मदद से कोतवाली पुलिस ने संत कुटीर आश्रम के महंत और 50,000 के नामिया बाबा दयानंद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। एक बड़ी खबर बुलंदशहर के खुर्जा से आ रही है, जहां पॉटरी फैक्ट्री की छत ढह गई। आपको बता दें कि मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 12 मजदूर घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे को हटाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अभी कई और मजदूर दबे हैं। सरिया काटने का काम नहीं होने से अभी मजदूरों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये खुर्जा इंडस्ट्रियल एरिया में महाशक्ति पॉटरी की छत गिरी है और उसमें 3 लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिसमें 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी 1 लोगों के और दबे होने की आशंका है। मैं और डीआईजी साहब स्वयं मौके पर है, हमारी पूरी टीम उसी समय से यहाँ मौके पर है और एनडीआरएफ को भी हम लोगों ने बुलवाया है गाजियाबाद से। वो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है और 2-3 मंजिला फैक्ट्री है, ऊपर की छत नीचे आई है। तो
टेक्निकल तरीके से एनडीआरएफ उसको निकालेगी। बाकी हमारी टीम लगकर के मौके पर राहत बचाव कार्य कर रही है। यूपी में अभी सर्दी से कुछ दिन और राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड के दिन का प्रकोप रहेगा। इस बीच पिछले कई दिनों से जारी शीत दिवस या शीतलहर का असर प्रदेश में दिखने लगा है। ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। कुछ जगहों पर धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं पूरी जनवरी बर्फीली हवाएं चलेगी और ठंड भी पड़ेगी। बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते से ठंड कम हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने यहां से बीजेपी उम्मीदवार भरत चौधरी के लिए प्रचार करते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ तमाम बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि शाह डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद चमोली जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल माध्यम से उन्होंने बातचीत भी की। वहीं 14 फरवरी को एक चरण में राज्य की 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बता दें कि पार्टी डिजिटल माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लगातार पहुंचने की कोशिशें कर रही है। अनुबंध के आधार पर जो मानदेय मिलता था उसमें 20% की वृद्धि की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी सेना के जवानों की सुविधाओं को अपग्रेडेशन करने का एक वैज्ञानिक कार्य योजना बनाया है। मित्रों, रक्षा के आधुनिकीकरण और शस्त्र के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए। और मित्रों, सैनिकों को आधुनिक से आधुनिक रक्षा सामग्री मिले, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाथ में लिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। गुरुवार को पार्टी ने 5वीं सूची जारी की। पार्टी ने सुनीता बाजवा को बाजपुर से टिकट दिया है। सूची में कुल 6 लोगों का सूची में नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर एक जानकारी दी। अब तक पार्टी 67 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अब 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया है। इससे पहले 25 जनवरी को पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि क्षेत्र में आप प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों से जनता को रूबरू करवा रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 29 जनवरी यानी कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं इन सभी सीटों पर मतदान 14 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। वे आज नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट के लिए अपना पर्चा भरेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2439 नए केस सामने आए हैं। 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दूसरी ओर गुरुवार को 3999 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में बेस अस्पताल में जांच करवाने वाली 7 महीने की बच्ची सहित 32 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी शामिल है। कोविड अस्पताल के पीआरओ अरुण बडौली ने बताया कि गुरुवार को गैरसैंण से 7 महीने की बालिका को बेस अस्पताल लाया गया। बच्ची बुखार से पीड़ित है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 26 जनवरी को मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के एचओडी, सहायक नोडल अधिकारी, कोविड वार्ड सहित 7 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। 2 क्लर्क भी पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 30 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना है और इसके आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की भी संभावना है। गंभीर शीतलहर की स्थिति होने का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान
उत्तराखंड को काफी ठंड का सामना करना पड़ेगा। राजधानी देहरादून और आसपास के ज्यादातर इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। इसमें मध्यम हवाओं ने शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की आशंका है। मौसम में पल पल हो रहे बदलाव की वजह से ठंड और बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अभी भी ठंड से कुछ दिन और राहत न मिलने की उम्मीद है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।